एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको न्यूक्लियोटाइड का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले मैंने न्यूक्लियोटाइड के बारे में 2 लेक्चर पढ़ाए थे। आज मैं मेनली आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चारगाफ रूल क्या होता है। इसका नाम चारगाफ रूल क्यों पड़ा? तो इसलिए क्योंकि इसकी डिस्कवरी एरविन चारगाफ नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, जो कहाँ के, ऑस्ट्रिया नामक कंट्री के बायोकेमिस्ट थे। ठीक, ये एक बायोकेमिस्ट थे ऑस्ट्रिया नाम के कंट्री के, जिन्होंने इस रूल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने डिस्कवरी की थी बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो मैंने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन नाम के, किसमें, आपके न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो उन्हीं की इन्होंने डिस्कवरी की थी। किसके बाद? जब इन्होंने न्यू पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करके हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए कराया और उससे क्या किया, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल फोटोमीटर से बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए का पता लगाया था, ठीक है। तो ये काम किसने किया था? एरविन चारगाफ ने। तो इवेंचुअली चारगाफ समराइज किए थे हिज फाइंडिंग ऑन द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की क्या बताई थी? केमिस्ट्री बताई थी अपने रिव्यू में 1950 में। जब आप भी जाएंगे एमएससी में तो आपको भी आपका असाइनमेंट मिलेगा रिव्यू पेपर लिखने का, या आप लैब करेंगे। तो इन्होंने अपने रिव्यू पेपर में 1950 में पब्लिश किया क्या? न्यूक्लिक एसिड का केमिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री की। डीएनए जो आप ऐसा देखते हैं वो एक्चुअल में कैसे बना होता है, ठीक है। इस डीएनए एक्चुअल में कैसे बना होता है इसके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक। दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप समटाइम कॉल्ड एज चारगाफ रूल्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को चारगाफ रूल बोला जाता है, क्योंकि डिस्कवरी किसने की थी? एरविन चारगाफ। तो इनके रिस्पेक्ट में रूल को चारगाफ रूल बोला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इस रूल के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में ये रूल होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज रूल, ये जो रूल है, ठीक है, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। जो डीएनए का आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, इसके डिस्कवरी में ये रूल बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था, ठीक है। द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज। जो इसमें डीएनए में एडेनिन और गुआनिन का कंपोजिशन पाया जाता है, साइटिन और थाइमिन का, साइटोसिन और थाइमिन का, वो क्या होता है, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्पीसीज में क्या होता है, ये वेरिएट करता रहता है, मतलब डिफरेंट होता है, ठीक। डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द सेम स्पीसीज हैव सेम बेस कंपोजिशन। अगर एक आदमी के टिश्यू से आप निकालते हैं डीएनए, ठीक है, तो उसका हर जगह कंपोजिशन क्या, सेम होगा। लेकिन अगर दूसरे पर्सन का निकालते हैं तो इसका डीएनए का बेस कंपोजिशन सेम डिफरेंट होगा। इसलिए आप देखते हैं डीएनए किसी के भी बच्चे का पता लगाना होता है तो क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। क्योंकि मदर या फादर का जो डीएनए होता है उसकी कॉपी किसके में जाती है, बच्चे में। इसीलिए क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, ठीक। और हर पर्सन का डीएनए एकदम डिफरेंट होता है, उसी पर्सन का डीएनए थोड़ा थोड़ा मैच करेगा कॉपी जो रिलेटेड होगा। इन डबल स्ट्रैंड डीएनए द नंबर ऑफ गुआनिन यूनिट्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट। यहाँ पे ये बताया गया है इस पूरे पैरा में कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जा रहा है, तो जो एडेनिन यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, थाइमिन के, और जो गुआनिन यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, साइटोसिन यूनिट के, ठीक। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ATGC, दैट मीन्स एडेनिन बराबर होगा थाइमिन के और गुआनिन बराबर होगा साइटोसिन के, ठीक है। चारगाफ ने इसको अपना क्या बोला था, फर्स्ट पैरिटी रूल बोला था। इसको चारगाफ का फर्स्ट पैरिटी रूल किया जाता है कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन। तो इसको चारगाफ का फर्स्ट पैरिटी रूल बोला जाता है जब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में होता है, ठीक। और अगर यही चीज़ चारगाफ की फर्स्ट पैरिटी रूल अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में अप्लाई हो, मतलब यहाँ पे एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन हो, तो उसे चारगाफ का सेकंड पैरिटी रूल होता है, जो कि बहुत रेयर मात्रा में पाया जाता है कि एक ही स्ट्रैंड में क्या हो,
एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन और साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन। ये चारगाफ का सेकंड पैरिटी रूल था और ये किसके लिए था? ये था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ऐसे डीएस डीएनए लिख सकते हैं, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को इस तरह से एसएस डीएनए लिख सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक। तो सब फर्स्ट पैरिटी रूल चारगाफ का क्या था? एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन और साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन। यही चीज़ यहाँ भी थी, एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन। लेकिन फर्स्ट पैरिटी रूल डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए था, जबकि सेकंड पैरिटी रूल किसके लिए था? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए, मतलब इस तरह के डीएनए के लिए। और जो फर्स्ट पैरिटी रूल था वो इस तरह के डीएनए के लिए, डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए था, ठीक। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? अभी आगे आप इसको भी पढ़ेंगे, वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि फर्स्ट पैरिटी रूल प्रॉपर्टी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच स्टेट द नंबर ऑफ ए एंड टी न्यूक्लियोटाइड एंड द नंबर ऑफ सी एंड जी न्यूक्लियोटाइड आर द सेम इन द डुप्लेक्स। यही बताया गया है कि ए इज इक्वल टू टी एंड सी इज इक्वल टू जी। हमेशा क्या होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए में ऐसे पाया जाएगा ये, ठीक, इक्वल होगा, ठीक है। इट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ओनली परमिट्स ए टू पेयर विथ टी एंड सी टू पेयर विथ जी। तो ये जो आपने पढ़ा कि ए का परसेंटेज टी के बराबर होगा, सी का परसेंट जी के बराबर होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए जो है हमेशा किसके साथ पेयर करता है? टी के साथ, डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, और सी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जी के साथ पेयर करेगा। आप कहीं भी डीएनए में जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमेशा पढ़ेंगे कि सी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा जी के साथ और ए जो है डबल बॉन्ड बनाएगा टी के साथ, ATGC, ठीक। तो यही यहाँ पे बताया गया है। चारगाफ का सेकंड पैरिटी रूल जो था द सेम था सिंगल स्ट्रैंड की तरह, ये तो मैंने आपको बताया ही। फर्स्ट पैरिटी रूल क्या था? एग्जैक्ट नहीं था, बट क्या था, कभी कभी पजल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये क्लियर नहीं किया गया है कि एग्जैक्ट ही है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है? अप्लाई होता है। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड के जो कैरेक्टर हैं वो बताए गए हैं इन डबल स्ट्रैंड डीएनए। द मोलर रेशियो, मतलब जो मॉलिक्यूल का रेशियो है A to T इक्वल टू 1 होगा, A to T इज इक्वल टू 1 होगा, और इसी तरह G to C इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्यूरिन, यानी कि जो आपका एडेनिन और गुआनिन है वो प्यूरिन है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल ये क्या है? ये पायरिमिडीन है, ठीक। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि Ag जो है इक्वल होगा Ct के, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, C प्लस G का जो कैरेक्टर है ना, ये A प्लस T के परसेंटेज के इक्वल नहीं होता, वेरी हो सकता है। मान लीजिए ये 25% है, ये 35% है, तो उसी तरह से C किसके साथ पेयर करेगा? AT, आपने पढ़ा था ना, C प्लस जी का जो परसेंटेज है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि A प्लस टी के बराबर हो, लेकिन AG का जो ए और जी का जो कॉम्बिनेशन है और सी का टी का कॉम्बिनेशन, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। ये सब आप तब पढ़ेंगे जब आप न्यूमेरिकल आगे के हायर क्लासेस में, जब आप MSc में जाएंगे तो इसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ेगी, क्योंकि ये हायर क्लासेस में आप क्या पढ़ेंगे? इसके रूल पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं, ये देखिए चारगाफ रूल के बारे में मैंने हैंड रिटन बताया कि एरविन चारगाफ प्रपोज दिस रूल ओनली टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसके लिए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ज़्यादा बताया गया था, सिंगल स्ट्रैंड के लिए भी बताया गया, सेकंड पैरिटी रूल मैंने वो भी आपको बताया, ठीक। बेस कंपोजिशन डीएनए का क्या होता है? स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। डीएनए फ्रॉम डिफर टिश्यू, जब सेम का होता है तो डिफर नहीं करता है, अगर डिफरेंट स्पीसीज का लेंगे तो डिफर करेगा। पैरिटी रूल इन्होंने बताया, तो A प्लस टी इज इक्वल टू G प्लस सी, A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C। ये गलत है, G नहीं रहेगा, C रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इसमें जानेंगे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि प्यूरिन 50% है तो A प्लस जी होगा, और अगर प्यूरिमिडीन 50% है तो C प्लस टी होगा, यानी कि टोटल A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100% होगा। सब कितने पाएंगे? 25%, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में, ठीक। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? आपके शुगर मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले बताया था शुगर मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, एक ऑक्सीराइबिक, एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज में आपको क्या पढ़ना है? डीएनए के बारे में, और राइबोज शुगर में आपको क्या पढ़ना है? आरएनए के बारे में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डीएनए के बारे में। डीएनए को हमेशा डबल हेलिक्स के फॉर्म में पढ़ा जाता है, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने, जिसके लिए इनको क्या मिला था?
नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेट ऑफ डीएनए, एक्सरे डिफ्रैक्शन इन्होंने किया था। एक्सरे जो होती है जो आप देखते हैं हड्डियों का एक्सरे किया जाता है, उस तरह का डिफ्रैक्शन करके इन्होंने एम विकिंस और वाटसन एंड क्रिक इन तीनों ने मिलके ऑब्टेन किया था। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक ने भी यही बताया है कि A=2 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और G ट्रिपल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है ये चीज़ कि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यही चीज़ यहाँ रिटन में बताई गई है और अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। मैं डिटेल में इसको पढ़ाती हूँ कि वाटसन और क्रिक ने मिलके फर्स्टली क्या किया था, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए को 1953 में बताया था। ठीक, ये जो है कौन पहले बताया था, आर फ्रैंकलिन और एम विल्किंस। ठीक है, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को अवार्ड दिया गया था 1962 में नोबेल प्राइज़ का। ये नोबेल प्राइज़ का अवार्ड इनको कब दिया गया था, पॉस्थुमसली का मतलब होता है इनके डेथ के बाद, इनके मरणोपरांत, इसकी हिंदी होती है इनके मरने के बाद, क्योंकि फ्रैंकलिन थे जो थे वो कैंसर की वजह से क्या हो गया था, इनका डेथ हो गया था, तो इनके मरने के बाद इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक, वाटसन एंड क्रिक को तो मिल गया था लेकिन फ्रैंकलिन को मरने के बाद मिला था ये अवार्ड। तो यही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे लिखा गया कि वाटसन और क्रिक का जो हेलिक्स मॉडल था वो हमेशा बी फॉर्म ऑफ डीएनए में पाया जाता है। अब बी फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो है 3 तरह का पाया जाता है, बी, ए, सी, जेड फॉर्म में। ठीक, कई फॉर्म में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ एवर देयर आर मेनी अदर फॉर्म ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए, जैसे कि ए फॉर्म, सी फॉर्म, जेड फॉर्म विच आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम बी फॉर्म, जो बी से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अलग होते हैं। मतलब जो आपका डबल स्टैंडर्ड आप डीएनए देखते हैं वो मेनली बी फॉर्म होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिर्फ बी फॉर्म में पाया जाए, ये ए फॉर्म, सी फॉर्म और जेड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक, द फॉर्म दैट डीएनए वुड अडॉप्ट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, जैसे कि ये डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर पे, जैसे कि हाइड्रेशन लेवल पे, डीएनए का सीक्वेंस क्या है, केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है बेसिस का, उसका टाइप क्या है, कंसंट्रेशन लेवल क्या है मेटल आयन का। ठीक है, इसके बारे में। लेकिन हम लोग जनरली क्या मान के पढ़ते हैं कि वो बी डीएनए, क्योंकि बी डीएनए को थोड़ा सबसे आइडियल माना जाता है, तो हम लोग मेनली बी डीएनए को मान के पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको सी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, इसका कंपैरिजन करके बताऊंगी। ठीक है, तो बी डीएनए क्या होता है, ये 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं जो सेंट्रल एक्सिस के इस तरीके से अराउंड में इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक, डबल हेलिक्स डीएनए। ठीक, इस तरह से ये रैप्ड होते हैं। स्ट्रैंड आर रैप्ड प्लेक्टोनॉमिकली इन राइट हैंडेड हेलिक्स, मतलब ये राइट हैंडेड हेलिक्स में इस तरीके से, हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या होंगे, ये रैप्ड होंगे। ठीक, इस तरीके से ये हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या होंगे, रैप्ड होंगे। प्लेक्टोनॉमिकली का मतलब होता है जो राइट हैंडेड हेलिक्स में रैप्ड हो। स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मेनली डीएनए किस तरीके से पाया जाता है, डीएनए का ये स्ट्रक्चर। ठीक, डीएनए को आप ऐसा देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डीएनए इस तरीके से नहीं पाया जाता है। ठीक, किस तरीके से पाया जाता है, डीएनए एक्चुअल में इस तरीके से पाया जाता है। ये जो स्ट्रैंड देख रहे हैं इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन पाया जाता है और ये नाइट्रोजिनस बेसेस हैं जो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये जो डबल स्ट्रैंड आप देखते हैं हमेशा वो इस तरीके से ऐसे सिर्फ नहीं होता है बीच में बॉन्ड बन गया, ये एक्चुअल में इस तरीके से पाया जाता है। तो हमेशा क्या होता है, फॉस्फेट का 5 प्राइम एंड खाली रहता है, तो ये क्या बनाते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा वाला क्या बनाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसमें, ये देखिए इसका एक 5वां खाली है, इसमें ये क्या है बधा हुआ है, तो इसका क्या है 3OH खाली है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शुगर को प्राइम किया जाता है। मैंने आगे लेक्चर में पढ़ाया, आपको समझ में आएगा जब आगे का देखेंगे। और 3 क्या है, प्राइम किया जाता है। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस को भी 1 2 3 की नंबरिंग दी जाती है, इसीलिए शुगर में प्राइम ऐड कर दिया जाता है अलग करने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि डीएनए का असली स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है। ठीक, इनका स्ट्रक्चर मैंने एडेनिन ग्वानिन थाइमिन का पढ़ाया है आपको। तो ये जो ए है एक्चुअल में ये ए इस तरह से बना होगा, ये टी जो है ये इस तरीके से बना होगा, ये जो जी आप देख रहे हैं ये इस तरीके से बना होगा, ये जो सी आप देख रहे हैं ये इस तरीके से बना होगा। आप जितनी आसानी से देखते हैं बना देते हैं इस तरीके से,
एक्चुअल में डीएनए ऐसा नहीं पाया जाता, एक्चुअल में डीएनए इस तरीके से पाया जाता है, लेकिन आप लोग बनाते नहीं हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इस डीएनए को बनाएं तो आपको और अच्छे नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअल डीएनए देखिए क्या है, यही पाया जाता है। ठीक, चलिए तो मैं दिखाती हूँ और चीज़ें आपको। तो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, जी फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सी के साथ और ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये देखिए जब आप क्या नाम है इसमें देखिए पिच और ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, एंगल इंटरेक्शन बिटवीन बेस पेयर मेजर और माइनर ग्रुप बनाते हैं। अगर C1 एटम जो है लार्जर है वन साइड देन अदर तो ग्रेटर टू डिसिमिलर ग्रुप बनते हैं BDNA में। ठीक, अगर साइड कंटेनिंग नाइट्रोजन का 7वां प्यूरिन है तो उसको मेजर ग्रुप कहेंगे, दूसरी साइड में अगर नाइट्रोजन का 3rd प्यूरिन है तो उसको क्या कहेंगे, माइनर ग्रुप बोलेंगे। ठीक, इसका जो हेलिक्स का डायामीटर होता है, ये हेलिक्स का डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। हेलिक्स की जो पिच होती है वो 33.2 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें बेस पेयर 10.4 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये बेस पेयर के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया है आगे लेक्चर्स में तो उसके बारे में बताया है, बेस पेयर्स के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया है क्या, प्रोटीन के बारे में, तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे बेस पेयर होते हैं। हेलिक्स राइज पर कितना होता है, 3.32 एंगस्ट्रॉम, और बेस पेयर कितने होते हैं, मॉलिक्यूल स्टैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं ये माइनर ग्रुप है यहाँ पे, तो N7 होगा और N3 क्या होगा, मेजर ग्रुप बनाएगा। ये देख सकते हैं एक्सियल राइज इसका, हेलिक्स का पिच 33.2 एंगस्ट्रॉम है, एक हेलिक्स का पिच जो बड़ा वाला है। ठीक है, इस तरीके से पिच और ग्रुप का आपको पता चल गया होगा। अब इसमें देखिए ये जो बेस पेयर होते हैं A और T की, ये किस तरीके का पाया जाता है, ये 3 तरीके का पाया जा सकता है। या तो ये टिल्ट हो सकते हैं इस तरीके से, पेयर शॉर्ट एक्सिस रिलेटिव टू देयर वर्टिकल एक्सिस, इस तरीके से पाए जा सकते हैं। या तो ये रोल में पाए जा सकते हैं, ये इस तरीके से रोल में पाए जा सकते हैं। या ये क्या पाए जा सकते हैं, पैरेलल ट्विस्ट, ये देख रहे हैं A के साथ T। और मेनली क्या पाए जाते हैं, ये बेस पेयर इज रेयरली परफेक्ट प्लेन ईच अदर टू सेम प्लेन रादर देन ईच बेस इज स्लाइटली रोल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अदर बेस, दिस मेक्स टू बेस लुक लाइक एन एयरप्लेन प्रोपेलर। ठीक, इस तरीके से 3 तरीके से ये आपके डीएनए में पाए जा सकते हैं, इस तरह के ये हो सकते हैं। 3 पैरामीटर होता है इसका, यहाँ पे बेस पेयर का जो है 3 पैरामीटर्स हो सकता है। ये भी मैंने थोड़ा आपको एडिटिव बता दिया। अब आपको मैंने बताया था कि डीएनए 3 तरीके के A, D, B, C, Z डीएनए, लेकिन मेनली जो डीएनए पढ़े जाते हैं वो A डीएनए, B डीएनए और Z डीएनए। अब इसमें थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन करके बताया है कि हेलिकल का जो सेंस होता है ये राइट हैंडेड होते हैं, B डीएनए भी राइट हैंडेड होते हैं, जबकि Z डीएनए क्या होते हैं, ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ठीक, तो ये अब इस तरह का कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है। इसमें बेस पेयर कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 11.6, इसमें 10 और इसमें 12.6। ठीक, डायामीटर इन तीनों का बताया गया है। हेलिकल टर्न जो होते हैं पर बेस कितने पाए जाते हैं, इसमें 31 डिग्री का, इसमें 36 डिग्री का, और इसमें 90 फॉर पायरिमिडीन पाया जाता है और 51 डिग्री फॉर प्यूरिन पाया जाता है। ठीक, तो जेड डीएनए में थोड़ा अलग पाया जाता है। ठीक, अगर हेलिक्स पिच की बात की जाए बी डीएनए में तो ये कितना होगा, ये 34 होगा, इसमें भी 34 होगा, इसमें 44। हेलिक्स बेस पेयर 2.9 एंगस्ट्रॉम, इसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसमें 7.4 एंगस्ट्रॉम। बेस टिल्ट इसमें 20 डिग्री होता है, इसमें 6 डिग्री और इसमें 7 डिग्री होता है। ठीक, मेजर ग्रुप की बात की जाए तो ये नैरो और डीप होता है, इसमें वाइड और डीप होता है, इसमें फ्लैट होता है। माइनर ग्रुप की भी बात की जाए तो ये वाइड एंड स्वैलो होता है, नैरो और डीप होता है, ये नैरो और डीप होता है। शुगर पकरिंग भी मैंने आपको बताया है, तो इसमें C3 एंडो, इसमें C2 एंडो और इसमें C3 और C2 एंडो दोनों पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखा जाए तो इसमें एंटी, सिर्फ एंटी पाया जाता है, मैंने आपको बताया इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में। इसमें एंटी और सिन दोनों पाया जा सकता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन के बेसिस पे आप देख सकते हैं ये ए डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से पाया जा रहा है। ये बी डीएनए है तो इसमें ये देखिए थोड़े बड़े बड़े पाए जा रहे हैं, जबकि सी डीएनए में क्या हो रहा है, एकदम फ्लैट टाइप का पाया जा रहा है। ठीक है, जेड डीएनए में क्या हो रहा है, एकदम फ्लैट टाइप का पाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि ये मोर कम्पैक्ट होते हैं, जबकि ये नॉर्मल होते हैं और ये फ्लैट एंड होते हैं। तो इतनी चीज़ें होप आपको डीएनए के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। तो मैं सोच रही हूँ आरएनए का नेक्स्ट लेक्चर बना दूँ, क्योंकि आरएनए थोड़ा है, तो आरएनए को नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, आरएनए को थोड़ा और अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
तो ये हो गया आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर। होप आपको समझ में आ गया होगा। चार ग्राफ रूल क्या होता है, A = T एंड G = C। चार ग्राफ रूल में मेनली यही बताया गया है, उसके बेस कंपोजिशन के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। डबल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में आपने पढ़ा कि क्या होता है और कैसे स्ट्रक्चर उसका पाया जाता है। तो कल हम इसमें पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। थैंक यू एवरीवन।